न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दो दो बातें जो आपको अच्छी लगी हो वो हमें बताएं, और दो बातें जो आपको लग रहा हो कि वो नहीं होनी चाहिए, अगर आप सोच सकते हैं तो वो सोच के हमें बताएं। मन, मस्तिष्क और दिल, क्या ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं? क्या कारण है कि इतना कुछ होने के बाद भी बाल श्रम भारत में थम नहीं रहा है? ये बताइए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? आपने दो जगह आई थिंक राजस्थान में काम किया है, फिर आप एकदम से शिमला चले गए, तो ये इतना डिफरेंस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन क्यों है? May I come in? यस, कम इन। Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बैठ जाएं। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर, मेरा नाम अमित कुमार दीक्षित है। मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन NIT जालंधर से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में करी है, और उसके बाद मैंने तकरीबन 3 साल IIT JEE नीट और बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है फिजिक्स। आप कैंपस प्लेसमेंट आपके यहाँ नहीं हुआ था क्या 2018 में? सर, मेरा टीचिंग फील्ड में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, हाँ कैरियर पॉइंट कोचिंग में, हाँ। बट मैं वहाँ नहीं गया था। उसके बाद में आपकी अभिरुचि शिक्षण में अधिक है क्या? यस सर, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और मैंने कॉलेज टाइम में भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया है। तो फिर आप शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के आप प्रशासनिक सेवा की ओर आप आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं? सर, एक्चुअली मेरा मानना है कि शिक्षा में जो अभी मेरा लिमिटेड स्कोप है, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ तो उसको मैं और उसमें पोटेंशियल लगा के एक लार्जर स्केल पे काम कर सकता हूँ सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा लाई गई है कुछ साल पहले। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दो बातें जो आपको अच्छी लगी हो वो हमें बताएं, और दो बातें जो आपको लग रहा हो कि वो नहीं होनी चाहिए, अगर आप सोच सकते हैं तो वो सोच के हमें बताएं। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्टार्टिंग से फोकस है, मतलब जैसे 10+2 को हटा करके उन्होंने 5+3+3+4 पर फोकस किया है। इट मीन्स स्टार्टिंग से ही बच्चे के पोटेंशियल को आगे निखारना है। और सर, दूसरी बात ये है कि एक जैसे ग्रेजुएशन में आप आते हैं या हायर स्टडीज़ में आप जाते हैं, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव है कि आप 1 साल भी कर सकते हैं, 2 साल भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो डिग्री आपको देंगे। एंड सर, इसका ड्रॉबैक ये है कि अभी हमें ये देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक इसका हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक लार्ज पॉपुलेशन कंट्री है, और कहाँ तक इसको हम इम्प्लीमेंट अभी कर सकते हैं, तो ये सर अभी हमें देखना पड़ेगा। इस व्यवस्था में हमने ये भी कहा है कि विदेश के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़, वो भी आ सकते हैं हमारे देश पे और अपना कैंपस अपना बना सकते हैं। ये आइडिया कहाँ तक सही है लग रहा है आपको? सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस इंडिया में अगर आता है, तो इससे हमें एक तो टेक्नोलॉजी इंटरचेंज और नॉलेज इंटरचेंज का एक मीडियम बनेगा ये, और हमें और सीखने को मिल सकता है। जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं उनको और सीखने को मिल सकता है इस एक्सचेंज से। आप ने बताया है कि आपको मेंटोर करने में आपको अच्छा लगता है JEE एंड नीट के एस्पिरेंट्स को। यस सर। अभी बताइए, आप तो मेंटोर करते होंगे, उन्हें बताते होंगे कि भाई मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। इन सब के बावजूद भी कोटा जैसे इंस्टीट्यूट्स में या आगे चल के IITs में सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर हम बच्चे के साथ डेली या एक रूटीन टॉक में नहीं है, वो चाहे टीचर और बच्चा हो, चाहे पेरेंट्स और बच्चा हो, यानी कि अगर उसको हम मेंटली मोटिवेट नहीं करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को हम सुनेंगे नहीं। जैसा सर मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब मैं बच्चों को गाइड करता था, मोटिवेट करता था, तो आधी प्रॉब्लम केवल बच्चों की बातें सुनने से ही वो सॉल्व हो जाती थी। मतलब बच्चों से जब मैं बात करता था तो उनका ये कहना था कि सर मेरी सुन लो बस, कि सर मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है कि भाई फिजिक्स में यहाँ दिक्कत आ रही है, या केमिस्ट्री में यहाँ दिक्कत आ रही है, या सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या सर पेरेंट्स नंबर पूछते हैं। तो एक तरीके से पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर भी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा
या एक ग्लैमरस जो रील्स का कल्चर एक डेवलप हुआ है, उसकी वजह से बच्चों में एक ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो उनको उनकी बातें सुन के और एक रियल कि भाई आप जो है इस वे में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, इस वे में अपने आप पे काम करेंगे, तो बच्चे का वो प्रेशर जो है वो रिलीज़ होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। अमित, मुशायरे सुनने आपको यूट्यूब पे अच्छा लगता है? यस सर। कवि हृदय क्या होता है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, कवि के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग है, या उसने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है, वो संघर्ष भी हो सकता है, वो मनोरंजन भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो अपनी भावनाएं प्रकट करता है थ्रू शेरो शायरी, थ्रू कविताओं के थ्रू, या लेखन के थ्रू अपने हृदय को, यानी कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। मन, मस्तिष्क और दिल, क्या ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं? सर थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। जैसे अगर हम मन की बात करें तो मन जैसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। उदाहरण से बताइए कि मन की बात और दिल की बात में क्या अंतर है? जैसे हम बोलते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है, कि एक समय आपको कोई और थॉट आ रहा है या आपको लगता है कि आप ये कर लें, एक समय आपको कोई थॉट आ रहा है कि आपको लगता है ये कर लें। बट हृदय की अगर हम बात करें तो हृदय का मतलब ये है कि आप अंदर से क्या सोचते हैं, कि इनर वॉइस आपकी क्या है। जैसा कि गांधी जी ने भी बोला है कि हाईएस्ट जो कोर्ट है वो इनर वॉइस है। तो अपने बाय हार्ट आपके अंदर से क्या आ रहा है। फिर तो आत्मा का भी प्रश्न आ जाएगा। फिर दिल, दिमाग, मन, आत्मा। यस सर। मेटाफिजिक्स पढ़ते रहे होंगे आप? फिजिक्स का अगला सोपान है मेटाफिजिक्स। यस सर। मेटाफिजिक्स में इस तरह की बातों की भी चर्चा की जाती है। आइंस्टीन ने भी वास्तव की चर्चा की है। यस। क्या है मेटाफिजिक्स? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मेटाफिजिक्स मतलब एक तरीके से फिजिक्स एंड फिलॉसफी को इंटरकनेक्टेड किया गया है, कि आपके मतलब एक बिहेवियर में फिजिक्स को हम कैसे यूज़ आउट कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं हम? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या उसका व्यवहारिक उपयोग है? सर जहाँ तक मैंने जो फिजिक्स पढ़ाई है या फिजिक्स समझी है, या मैंने अपने टाइम में फिजिक्स जो पढ़ी है, उसके थ्रू सर मैं ये सोच पा रहा हूँ कि फिजिक्स आपको एनालाइज करना सिखाती है, आपके माइंड को एनालिटिकल बनाती है। वो तो फिलॉसफी बनाती है। वो तो जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं उस सब में एनालिटिकल स्किल सिखाया जाता है। सॉरी सर, अभी नहीं, आप कह रहे थे कि व्यवहारिक उपयोग है उसका, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस किस जीवन के किस आयाम में व्यवहारिक उपयोग है उसका। सर जैसा कि हम फिजिक्स को या मेटाफिजिक्स को डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो, जो डेली लाइफ की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको एक स्थिति बताता हूँ। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया इस अधिकारी के रूप में, और बिहार के सीतामढ़ी जिले में आपकी नियुक्ति हुई है, और वहाँ के लोगों में उपद्रव की प्रवृत्ति कुछ दिख रही है आपको, और आपको शांति स्थापित करनी है। कैसे उपयोग करेंगे अपनी इस समझ का? सबसे पहले तो सर मैं स्थिति को समझूंगा कि उपद्रव का कारण क्या है और उसके पीछे की चीज़ें क्या है, कि किस वजह से उपद्रव क्रिएट हुआ है। एंड सर जो भी वहाँ स्टेक होल्डर हैं, जो भी उपद्रव कर रहे हैं या जिनके द्वारा उपद्रव कराया जा रहा है, या जो भी उसके पीछे कारण होगा, उसको मैं जानने की कोशिश करूंगा और सारे स्टेक होल्डर्स को अप्रोच करके। ठीक है, मैं आपको कारण बताता हूँ। यस। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, पर्चा लीक हो गया था, सरकार ने कैंसिल नहीं किया है, एक सेंटर कैंसिल किया है, विद्यार्थी कह रहे हैं सभी सेंटर कैंसिल कराइए। यही उपद्रव का कारण है, और सरकार मान नहीं रही, मतलब बीपीएससी मान नहीं रहा है, और युवा कह रहे हैं कि नहीं करें। तो सर इसमें मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि जहाँ पर पेपर लीक हुआ है तो किस लेवल पे पेपर वो लीक हुआ है, उससे कितने बच्चे अफेक्ट हुए हैं उस पेपर लीक से। एंड देन फिर मैं बच्चों से, यानी कि वहाँ के जो छात्र हैं उनसे एक बात करूँगा कि एक ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट मैं तैयार करूँगा कि कहाँ तक इसका पेपर लीक हुआ है और कौन कौन से स्टेक होल्डर वहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली जो बच्चे हैं। एंड देन सर वो मैं रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखूँगा कि ये चीज़ें वो सब सरकार के पास चली गई, सरकार ने किया कैंसिल नहीं होगा, बच्चे अड़े कैंसिल करना पड़ेगा। उपद्रव का यही कारण है, यही टकराव है। तो सर मैं जिस सेंटर पे पेपर लीक हुआ है
मैं ट्राई करूँगा कि वो जो बच्चे जो वहाँ पे जो इफेक्ट हुए उस सेंटर पे दोबारा पेपर तो कराने का। सरकार ने यही कहा भी है कि जिस सेंटर में लीक हुआ वहाँ करा देते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लीक हुआ है अगर मान लीजिए एक सेंटर में तो दूसरे सेंटर में नहीं गया होगा, इसकी क्या गारंटी है? तुरंत व्हाट्सअप हो गया होगा, वो तो फोटो खींच के व्हाट्सअप कर दिया होगा क्षण मात्र में। यस सर, आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में चीज़ें टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू बहुत तेज़ी से रैपिडली शेयर हो रही हैं। बट सर मैं इसके पीछे देखूंगा कि चीज़ें कहाँ तक लीक हुई हैं। तब तक तो उपद्रवकारी 2-3 ट्रेनें जला चुके होंगे। यस सर। मैं सर जो बच्चों के जो भी वहाँ पे जो बच्चों के हित की चीज़ें हैं उनसे बात करके एंड देन उनको एक आश्वासन दे करके कि चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन लीगली जितना भी लीगली बाउंड में जहाँ तक होंगी वहाँ तक मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, आपको बॉस ने आदेश, कमिश्नर ने आदेश दिया कि लाठीचार्ज करिए, भीड़ को डिस्पर्स करिए, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती है। ये अंतिम प्रश्न है सर। अगर वहाँ पर उपद्रव की वजह से अगर लाठीचार्ज करने की स्थिति आती है और अगर लीगली मेरे पास उसके कमिश्नर का रिटन ऑर्डर है तो सर मैं कमिश्नर के रिटन ऑर्डर पे जाने का सपोर्ट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अमित, यस सर। आजकल हर साल करीब करीब ये देखा जा रहा है कि किसान जो हैं वो प्रोटेस्ट के मूड में आ जा रहे हैं और बड़ा व्यापक सा आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा क्यों देखा जा रहा है? आखिरकार हमारी कृषि में ऐसा क्या आमूल बदलाव हुआ है जिसके कारण कि किसानों को हमेशा उतरना पड़ रहा है? सर अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 18.6% जो डेटा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इतना अपने जीडीपी में योगदान है, लेकिन तकरीबन 52 से 53% लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक चीज़ तो ये प्रश्न उठ के आता ही है कि कृषि में सुधार होने की सख्त ज़रूरत है। वहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इसके क्षेत्र में सरकार अभी कुछ साल पहले एक बिल लाई थी और उसकी वजह से जो फार्मर प्रोटेस्ट अभी पिछले 3-4 साल से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के रीजन में जोरों शोरों से चल रहा है। तो सर मैं ट्राई करूँगा कि फार्मर्स के जो लीडर्स हैं, जो वहाँ पे मेनली स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सारी बातें सुन करके कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें सुधार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक वो मतलब वो जो फार्मर्स के स्टेक होल्डर्स हैं वो कहाँ तक उस सुधार को अपना सकते हैं। एक म्यूचुअल डिस्कशन करके गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच में, और ये कोशिश करके कि एग्रीकल्चर में कितना अच्छा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आए और उसकी उत्पादकता कितनी अच्छी बढ़े। ठीक है, एक किसान नेता अभी आमरण अनशन पर है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब बताई जा रही है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अगर आप नियुक्त हो तो वार्ता को किस दिशा में आप आगे बढ़ाएंगे, ये जानते हुए कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, वित्तीय सीमाएं हैं आपकी, लेकिन किसानों की कुछ मांगे जायज भी हो सकती हैं, कैसे बीच का रास्ता तलाशेंगे? सर अगर सरकार ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और कहाँ तक लीगल बाउंडेशन है मेरी कि और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कहाँ तक है मेरे, और उसके बाद देन फिर मैं जो किसान नेता है उनके साथ बैठ के कि कहाँ कहाँ तक चीज़ें आपसी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, एक सॉल्यूशन वे में डिस्कस करके वहाँ तक मैं ले जाने का अपना पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, सामाजिक मुद्दों पर आपकी रुचि है, आपने बदलाव जैसे कुछ प्रयास भी किए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव हुए होंगे और दक्षिण भारत के राज्यों में सामाजिक तौर पर कुछ बदलाव हुए होंगे पिछले 100 सालों में, किस बदलाव की दिशा आपको ज़्यादा सकारात्मक लगती है? सर जैसे सामाजिक बदलाव में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, वो बढ़ा है बीते सालों में, 100 सालों की अगर हम बात करें। और अगर मैं दक्षिण भारत के राज्यों की बात करूं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ज़्यादा आया है। जैसे हैदराबाद की सिटी है, बेंगलुरु सिटी है, तो वहाँ पर भी वुमेन का टेक्नोलॉजिकल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। अगर सर मैं कुछ अच्छी बातें दक्षिण भारत के राज्यों से लेना चाहूँगा तो मैं जैसे वहाँ से जो टेक्नोलॉजी है,
साउथ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर रहे हो टेक्नोलॉजी को, तो मैं उसको यूपी में, उत्तर प्रदेश में लाने का प्रयास करूँगा। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो जॉब सेक्टर में तब्दील हो। ठीक, अंतिम सवाल है कि आपने बाल श्रम के लिए भी मुखर तरीके से आवाज़ उठाई है। यस क्या कारण है कि इतना कुछ होने के बाद भी बाल श्रम भारत में थम नहीं रहा है? यस सर। सर, अगर हम चाइल्ड लेबर के पीछे लॉजिक में जाएं तो मेनली पावर्टी, पेरेंट्स का अनएम्प्लॉयमेंट होना और पेरेंट्स का अनएजुकेट होना, तो इसके पीछे जो चाइल्ड लेबर के पीछे ये कारण हैं। तो सबसे पहले हमेशा इसमें स्टेक होल्डर जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स से बात करके या जो भी पीछे की जो कमी है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, अगर हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे तो चाइल्ड लेबर की समस्या धीरे धीरे कम रील होगी। कल्चर में हमने देखा है कि छोटे बच्चे बहुत कुछ पैसे बना भी रहे हैं इस रील बना के, इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? क्या ये चाइल्ड लेबर है? सर, ये इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट की भी बात हो सकती है कि रील बना के अगर वो एक जो मैकेनिज़्म है पैसे आने का, वो पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो सर, मैं इसको चाइल्ड लेबर से बाहर रखूँगा जब तक कि अगर वो फोर्सफुल रील्स बनवाना उनसे न बनवाया जा रहा हो। ठीक है, धन्यवाद अमित। अमित, आपने फिजिक्स पढ़ा और एक लंबे समय तक फिजिक्स पढ़ाया भी है। यस सर। ये बताइए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? सर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड सॉरी सर, एग्जैक्टली जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। अमित, आप उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले बुलडोज़र जस्टिस काफ़ी चर्चा में बना हुआ था और हाल ही में ये फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी एक ऑब्जर्वेशन, एक जजमेंट आया था। सबसे पहले तो ये बताइए, बुलडोज़र जस्टिस होता क्या है? तो बुलडोज़र जस्टिस अभी सर मैं 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो झांसी में एक न्यूज़ आई है कि जो सब्जी वेंडर हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, तो उनको हटवाने के लिए जो भी था, तो उनकी सब्जियों को बुलडोज़र से कुचल दिया गया है। तो जो कि एक काफ़ी हृदय विदारक घटना है कि अगर मतलब इतनी जल्दी भी नहीं थी कि आप मुझे बहुत ब्रीफ में बताइए, बुलडोज़र जस्टिस होता क्या है? ये एक प्रॉपर टर्म कॉइन किया गया, क्या सरकार आधिकारिक रूप में इस टर्म का यूज़ करती है या क्या क्या चीज़ें हैं? सर, बेसिकली बुलडोज़र जस्टिस जैसे कोई भी कन्विक्टेड है या नॉन कन्विक्टेड है, एक्यूज्ड पर्सन है, तो उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोज़र के थ्रू डिमोलिश कर देना। ठीक है। कन्विक्ट और अक्यूज्ड में क्या अंतर होता है? कन्विक्ट सर, कोर्ट ने उसको प्रॉपर सज़ा सुना दी है और एक्यूज्ड उस पर एलिगेशंस लगे हैं, अभी ट्रायल पे जांच चल रही है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है बुलडोज़र जस्टिस को लेकर? सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला है कि बुलडोज़र जस्टिस नहीं होना चाहिए, भले ही जो पर्सन है वो कन्विक्ट ही क्यों ना हो। कोई बात नहीं। अमित, संभल नाम की एक जगह निरंतर चर्चा में बनी हुई है, क्या खास बात है संभल के बारे में? सर, अभी वहाँ पर एक रिलीजियस साइट को लेकर के विवाद चल रहा है। तो जैसे अपना 15 अगस्त 1947 के बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये डाला गया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी जो साइट है उसको हम वो नहीं कर सकते हैं कि फिर से रिविज़िट नहीं कर सकते हैं। तो अभी संभल में सर जो वहाँ के जो जिला मतलब ये कानून कब बनाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? सर 1991 में। 91 में, ठीक बता रहे हैं। तो जब संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, उसके बावजूद जैसा कि आपने बताया कि हम रिविज़िट नहीं कर सकते हैं रिलीजियस कैरेक्टर को, तो अब दोबारा सर्वे क्यों हो रहे हैं? सर, उसमें एक एक्ट और भी है, आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1958 का। तो उसमें जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं है और जो उसमें है, तो उसको हम विज़िट कर सकते हैं, विजिट करके करेंगे क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो मना करता है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। मान लीजिए एक मॉन्यूमेंट है, फाइंडिंग के बाद भी पता चल गया कि वो सो एंड सो मॉन्यूमेंट नहीं था, कोई दूसरा मॉन्यूमेंट था, चेंज तो कर नहीं सकते, तो फिर सर्वे कराने का क्या तर्क है? सर, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं, बट रिलीजियस
जो कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, ये मेरा अंतिम प्रश्न है। फिर तो ये पूरा एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हो गया। आप स्टेट के रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता का एंटरटेनमेंट हो रहा है। सर्वे करा के क्या करेंगे? सर इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि लोगों की एक आस्था का विषय है कि पहले कुछ था या अभी कुछ है, और दूसरा पक्ष जो ये है कि इससे कम्युनल टेंशन भी क्रिएट हो सकता है। तो हमें बेसिकली ऑल द स्टेक होल्डर से प्रॉपर डिस्कस करके। सरकार चाहती है कम्युनल टेंशन क्रिएट हो? नहीं सर। फिर चलिए, खैर, थैंक यू सर। ऑलराइट, मैंने आपका अभी वर्क प्रोफाइल देखा, तो आपने दो जगह आई थिंक राजस्थान में काम किया है, फिर आप एकदम से शिमला चले गए। तो ये इतना डिफरेंस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन क्यों है? मैम एक्चुअली मैं जब जयपुर काम कर रहा था तो उसके बाद मैंने मतलब ये देखा कि भाई मतलब मैं जॉब की तलाश में था, तो मुझे शिमला से ऑफ़र आया था, तो मैं वहाँ चला गया था। अच्छा, इसकी मतलब बस अपॉर्चुनिटी की बात है। Yes, आपको ma'am, वहाँ से opportunity. अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ Yes, चले ma'am. गए। अच्छा, आपको मुशायरा सुनने का काफ़ी शौक है, यस। तो आप मुझे मुशायरे की कुछ हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? कैसे शुरुआत हुई उसकी, कौन इसको हिंदुस्तान में लेकर के आया? मैम अगर मैं मुशायरे की बात करूं तो मेनली गालिब साहब का नाम आता है और मीर तकी मीर का नाम आता है। वहाँ से मुशायरे की जो मेन शुरुआत है, मेन स्ट्रीम शुरुआत है, वो होती है। जी, तो आप किसी का नाम बता सकते हैं जिनका मुशायरा आपको बहुत पसंद हो सुनना? मैम जॉन एलिया। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपने लिखा है कि आपको इंटरेस्ट है एक्टिंग में, और आई थिंक राइटिंग में आप इंटरेस्ट है। यस मैम। तो आपने जो वो प्ले लिखा था, वन Yes, एक्ट ma'am. प्ले है शायद से, तो वो किस बारे में था, और मतलब कैसे आपने लिखा उसको? मैम मैंने एक चाइल्ड लेबर पे जमूरा करके स्ट्रीट प्ले लिखा था, और उसमें मैंने बच्चों के क्या क्या कारण है चाइल्ड लेबर के और उसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस क्या हैं। तो उसके लिए मैंने एक जमूरा बनाया था। एक मदारी होता है जो कि पहले बताता है कि ये होने वाला है, फिर बच्चे के साथ वो सीन होता है, एंड देन फिर एक पर्सन और होता है जो सोल्यूशन बताता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा आता है जॉब लेने के लिए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में आता है, तो उसको जो वहाँ का जो ठेकेदार है उससे काम करवाता है। एक 8 साल 10 साल का बच्चा मैंने उसमें पोर्ट्रे किया था, उससे काम करवाता है और उसको सिर्फ खाना दे के भगा देता है। तो फिर जो सोल्यूशन के टर्म में जो दूसरा बंदा आता है वो मतलब पर्दे के पीछे होता है, और वो अचानक से, जैसे स्ट्रीट प्ले होता है तो नॉर्मली नुक्कड़ में होता है, तो बंदा उसी भीड़ से निकल के आता है जो प्रीडिफाइन था कि ये बंदा आने वाला है, और वो बताता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कि हमें एक ह्यूमन अप्रोच अपनानी चाहिए। कि जैसे ठेकेदार ने किया है तो ऐसा कि ठेकेदार की भी क्या मजबूरियां हो सकती हैं, और वो ठेकेदार से बात करके मतलब एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए रेदर देन कि एक्यूज्ड करना। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है, और मैंने नोटिस भी किया है कि कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, और वो बच्चे ही इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो लेबर फोर्स में जाएं, काम कर सकें और एक अर्निंग मेंबर की तरह काम करें। तो इस सिचुएशन में हम लेबर फोर्स को, चाइल्ड लेबर को कैसे टैकल करें? क्योंकि हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखेंगे भी तो हमें काम तो उनसे करवाना ही है, और ये काम कराना जायज़ चीज़ नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हैं तो आप क्या सजेशन देंगे कि इसको कैसे टैकल किया जाए दोनों तरफ से? यस मैम। मैम सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि जो पेरेंट्स हैं उनके पीछे का कारण क्या है, कि वो बच्चों को क्यों इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि वो चाइल्ड लेबर कर सकें। क्या उसके पीछे गरीबी कारण है? क्या उसके पीछे उनका अनएजुकेटेड होना कारण है? क्या उसके पीछे अनएम्प्लॉयमेंट कारण है? तो मेनली अगर मैं उसके पीछे पाता हूँ कि तीनों कारण हैं, तो मैं पेरेंट्स के साथ, जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं या मेरी जो भी टीम है वहाँ पे, या मैं किसी NGO के साथ, तो उन पेरेंट्स को पहले तो मैं समझाऊंगा कि ये चाइल्ड लेबर गलत है, बच्चे को पढ़ने जाना चाहिए। क्योंकि अगर आज बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ये फिर एक लूप में बंदा चला जाएगा, एक विशियस साइकिल बन जाएगी, क्योंकि ये भी गरीब है, आने वाली पीढ़ी भी गरीब होगी, डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। तो मैं पेरेंट्स के साथ अप्रोच करके एंड देन फिर इस सिचुएशन को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। सोनम वांगचुक के बारे में आप जानते होंगे? यस मैम। तो काफ़ी दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे। क्या है उनकी मांगे, क्यों है वो हंगर स्ट्राइक पे, कितनी जायज़ है उनकी मांगे? मैम सोनम वांगचुक सोशल एक्टिविस्ट है, और वो लद्दाख को शेड्यूल्ड ट्राइब
शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए वो हंगर स्ट्राइक पे थे कि वहाँ पे जो लोकल लोगों का जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके। कितनी जायज़ उनकी मांग है आपको लगता है? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मैम लद्दाख एक वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, लद्दाख की लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन, तो मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों से एक प्रॉपर कंसेंसस बिल्टअप करके जो भी चीज़ें कंसेंसस में आए उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस कम इन, बैठ जाइए। थैंक यू कौन सा प्रयास है अमित आपका ये? सर मेरा वैसे 3rd अटेम्प्ट है, बट फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट मेंस और फर्स्ट और ओवरऑल 3rd अटेम्प्ट है आपका? ओवरऑल 3rd attempt। अच्छा अच्छा। आज कैसा रहा आपका अनुभव आज हम लोगों के साथ आपका? सर मेरा पहला मॉक इंटरव्यू था, तो मे बी नहीं आप देखिए, मतलब यहाँ तक आप आ गए हैं तो आप में क्षमता है, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे यस हैं। सर। जैसा आज आपने किया उससे कहीं अच्छा आप कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है। कुछ बातों का सिर्फ ध्यान दे दीजिए Yes, sir। तो ज़रूरी है वो। पहला चीज़ जो होता है ना कि आप अपने डैफ को थोड़ा बहुत गहराई से पढ़ लीजिए। डैफ में आपने बहुत कुछ इंगित किया है Yes, कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, और दोज आर ऑल बर्निंग इश्यूज़ हैं, बड़े रेलेवेंट हैं सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। आप देखिए बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ हैं वो। उस पर थोड़ा सा तो होता क्या है, आप बात जो कर रहे हैं ना वो थोड़ी सी भूमिका पहले ज़्यादा हो जाती है। ओके सर। एक्सपेक्ट हम करते हैं कि आप क्रिस्प रहिए, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट, फोकस्ड रहिए। उसको भूमिका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा कहिए कि साहब हमारी समझ से 1 2 3 4 ये कारण है, तो बात तुरंत पहुंचती है हम तक। वो भूमिका में होता है क्या, वो डिले हो जाता है ना, आपका जो क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं सब कुछ आप, लेकिन वो फिर हम ले नहीं पा रहे हैं उतना इन्फॉर्मेशन। तो वो कोशिश कीजिए वो अपने को कि आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर डायरेक्ट दें हम, विदाउट गिविंग एनी बैकग्राउंड एंड ऑल दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू। तो बैलेंस्ड व्यू टू द पॉइंट जो होता है ना, वो बैलेंस देने का कोशिश कीजिएगा। किसी भी आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाया जाता है तो देखिए आप बिल्कुल परेशान हो गए, जब बात होने लगी दिल की, दिमाग की, मन की, मस्तिष्क की, यू गॉट कन्फ्यूज्ड, है ना? यस सर। फिर आपको लगा कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से रिगल आउट कैसे किया जाता है, ये भी आर्ट आपको आना चाहिए। तो इतना डिफरेंशिएट करने के बदले में आप एक ही सर, जो दिल है वही दिमाग है वही आत्मा है, सर मेरी समझ से तो यही है, बात ख़त्म हो गई वहीं पे। जैसे ही आप करने लगे दिल तो यहाँ है दिमाग यहाँ है, तो परेशानी में पड़ जाएंगे आप। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो ये स्ट्रेस टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि आप, सेकेंडली जो सिचुएशनल क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने वो कर फिर उसके आप बहुत डिटेल में चले जाइए। आप कहिए कि हम तो सरकारी अफसर हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, जैसा आदेश मिलेगा मुझे, मैं अपने इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं आदेश के तहत रहूँगा। तो सरकारी आदेश मिलेगा, मैं आदेश पर मैं करूँगा, मेरे मन में कुछ भी हो लेकिन मैं आदेश का पालन कर। बात वहीं ख़त्म हो गई। तो वहाँ भी आप फंस गए, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे अगर जहाँ फंसने वाली बात हो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप फंसे ना। तब लगेगा कि इस आदमी में वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि कैसे हम बाहर निकल जाए। समझ रहे हैं ना? यस सर। बस उस पर सिर्फ ध्यान दीजिए। आज की जो बातों से हम लोगों को लगा कि क्रिस्प रहिए, टू द पॉइंट रहिए, फोकस्ड रहिए। जहाँ सिचुएशनल स्ट्रेस लाने की कोशिश किया जाए, एंटिसिपेट कर लीजिए कि स्ट्रेस लाना जा रहा है, और इंटेलिजेंटली बिना किसी को ऑफेंड किए हुए निकलने की कोशिश करिए, तब आपका और भी बेहतर रहेगा। डैफ को आप ठीक से पढ़ लीजिए, इसलिए कि डैफ में आपका बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम आपने किया है। तो इसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए कि इस पर कहाँ कहाँ क्या काम हो चुका है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए उससे, ताकि आपको लगे कि लोगों को लगे कि हाँ सचमुच इसने काम किया है इस फील्ड में। और जो काम किया भी है वो भी आप अगर लंबा उसको खींचेंगे ना, फिर इंटरेस्ट लोग लूज़ कर जाते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है सुनने में। तो आप कोशिश कीजिए उसी 1 मिनट में, 1.5 मिनट में अपना बेस्ट दे दीजिए, ताकि वो इम्प्रेशन जो होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन हो गया तो वो इम्प्रेशन हो गया आपको।
आप सिविल इंजीनियर हैं, यस डोंट फॉरगेट दैट यू आर आल्सो सिविल इंजीनियर। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से ही आपसे पूछा जाए, ना फिजिक्स से ना पूछे लोग, सिविल इंजीनियरिंग से ही पूछा जाए। तो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मोटा मोटी आप देख लीजिए कि आजकल एनवायरमेंटल कंसर्न्स इतने हैं, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके ये जो ग्रीन बिल्डिंग है आपका, ग्रीन टेक्नोलॉजी है आपका, ये सब क्या है, उसके डिटेल्स को थोड़ा समझ लीजिए। नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, मटेरियल्स इनोवेट हो रहे हैं, वो सब क्या क्या, ऐसे रोड में क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया जा रहा है, नए इनोवेटिव मटेरियल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल मटेरियल्स। उसी तरह से फ्लाई ऐश जैसे आप निकलता है आपको, इससे क्या कहते हैं, थर्मल पावर स्टेशन से, उसका क्या क्या यूज़ होता है। वेस्ट टू एनर्जी की बात हो रही है, तो वेस्ट टू एनर्जी का क्या मतलब हुआ। और आजकल नया नया ये ब्रिजेज इनाग्रेट हुए हैं, मेगा ब्रिजेज, अटल ब्रिज इनाग्रेट हुआ है आपका, यहाँ पे रेलवे का ब्रिज आपका इनाग्रेट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका ब्रिज डिज़ाइन क्या है मोटा मोटी आपका, वो थोड़ा समझ लीजिए कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, ताकि कहीं कोई पूछ दे आपसे तो फिज़िक्स आपका सब्जेक्ट है, कुछ फिज़िक्स पर हो सकता है कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड आपको हार्ड कोर क्वेश्चंस पूछा जाए। यस तो आप बताइए ये कैसे है, वो कैसे है, ये सब तैयारी आप थोड़ी कर लीजिए। और शिक्षा का क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही रहे हैं। यस सर। जैसे डैफ से हम देख पा रहे हैं, तो शिक्षा का इकोसिस्टम अभी कैसे काम कर रहा है अपने देश में, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर एजुकेशन के लेवल पे, और आपकी क्या सोच है। कहीं 2-4-5 पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, तो कहा जाएगा कि देखने के लिए कि ये कैंडिडेट कहाँ तक सोच सकता है, तो आपकी क्या थिंकिंग है, इसको थोड़ा सा कहीं नोट कर लीजिए। अभी थोड़ा सा वक्त है आपके पास। यस सर। इस सब पर अगर आप तैयारी कर लेंगे ना, तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और सूट, आई होप कि सूट शर्ट इस तरह से आप नहीं जा रहे हैं, चेंज हाँ, तब ठीक है। अपना ठंड की तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, जब आप जाएंगे तो उसका ध्यान रखिएगा, प्रॉपरली और प्रॉपरली ड्रेस्ड, ये सब आपका बिल्कुल क्लीन शेव्ड आप जा रहे हैं। यस। और आप शालीन हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं आप, शालीनता से आपने मेंटेन किया है सब कुछ। लेकिन बस एक ही है कि नैरेटिव आपका जो होता है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो नैरेटिव को थोड़ा छोटा कीजिए आप। फैक्चुअली भी अब वांगचुक का केस में एक तो पहला चीज़ स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया। और दूसरा आप कह रहे ट्राइबल बहुत है इसलिए ट्राइबल बनना चाहते हैं, तो आप ट्राइबल की सूची होती है, सूची 6 है या क्या है, 6 शेड्यूल में, हाँ, तो उस तरह से उसको बोलिएगा तो थोड़ा सा बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ का तैयारी कर लीजिए और अपने पर विश्वास रखिए, आप अच्छा करेंगे। आज जो प्रदर्शन हुआ है, हम चाहते हैं इससे 5 गुना अच्छा प्रदर्शन आपका, और आप कैपेबल हैं करने के लिए। बस इन बातों का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। मेनली सर क्रिस्प रहना है, क्रिस्प टू द पॉइंट, और इधर उधर बाउंड्री और एडिटोरियल बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। और जो आपने डैफ को एक बार फिर से आप अध्ययन कर लीजिए, जो पॉइंट्स आपने लिखा है ना, हर पॉइंट्स को आप पढ़िए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा आएगा, फिजिक्स आएगा, और आपका सिविल इंजीनियरिंग, इतना तो आना ही आना। उसके अलावा देश विदेश की जो बातें हैं वो तो पूछेंगे ही लोग। सर अभी करंट अफेयर पे कितना फोकस करूँ या अभी, क्योंकि मेरा 4 फरवरी को फोकस कर रहे होंगे, हमें लगता है। करंट अफेयर्स तो करंट ही है, एवरीडे उसको तो देखना ही पड़ेगा आपको, करंट अफेयर्स को। अब इंटरनेशनल अफेयर्स पर हम लोगों ने आज क्वेश्चन नहीं पूछा, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल के, आपको भी पता है, हमको भी पता है क्या इश्यूज़। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, उन इश्यूज़ को एक बार देख लीजिए, और हर चीज़ में आप अपना एक देखिए कि वो, और आपका मंतव्य ऐसा हो मोटा मोटी तो सरकार जो कर रही है उससे अलाइंड हो आपका, ठीक है ना, तो आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। ठीक, चलिए। अभी सर 4 फरवरी को है, तो अभी टाइम है आपके पास, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।